नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे IUCN रेड डेटा लिस्ट मास्टर गाइड फॉर CSIR नेट के बारे में। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य जीवन विज्ञान और विशेष रूप से जो हमारा पारिस्थितिकी और जैव विविधता मतलब इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, उसके इस विस्तृत और बेहद महत्वपूर्ण विषय को पूरी तरह से डिकोड करना है। बिल्कुल, और डिकोड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन नोट्स में कई ऐसे पहलू छिपे हैं जो न केवल अकादमिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के भविष्य को समझने के लिए भी बहुत आवश्यक है। सही बात है। और मैं सोच रहा था कि इस विषय की गहराई में जाने से पहले अगर इसके सबसे बड़े परिदृश्य को देखा जाए, बड़े परिदृश्य को, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो रेड लिस्ट है, ये केवल परीक्षाओं में अंक लाने का माध्यम नहीं है। मतलब ये सूची असल में हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य का एक तरह का मेडिकल रिकॉर्ड है। मेडिकल रिकॉर्ड, ये काफी दिलचस्प तरीका है इसे देखने का, है ना? क्योंकि यह डेटाबेस स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हमारे ग्रह का पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो हमारा इकोसिस्टम है, वो किस दिशा में जा रहा है। एक तरह से ये मानव जाति के लिए एक चेतावनी प्रणाली है। ये बताती है कि किन प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है और कहाँ तत्काल वैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। बिल्कुल। और इस चेतावनी प्रणाली के इतिहास को देखना भी काफी रोचक है। इन नोट्स में द ग्लोबल डेटाबेस फॉर एक्सटिंक्शन रिस्क का जिक्र है, यानी विलुप्त होने के जोखिम के लिए वैश्विक डेटाबेस। हाँ, जो कि 1964 में शुरू हुआ था। बिल्कुल। ये जानकारी सामने आती है कि इस सूची को पहली बार 1964 में IUCN द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब 1964 का समय सोचिए, जब ना तो इंटरनेट था और ना ही आज जैसी उन्नत संचार तकनीकें थीं। तब वैश्विक स्तर पर ऐसा डेटाबेस तैयार करना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कदम रहा होगा। मैं तो कहूंगी कि यह कदम केवल बड़ा नहीं था, बल्कि यह संरक्षण विज्ञान के इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव था। उस समय तक दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे। मतलब कोई तालमेल नहीं था। बिल्कुल नहीं। एक देश को यह नहीं पता था कि दूसरे देश में किसी विशेष पक्षी या जानवर की क्या स्थिति है। 1964 में इस सूची के आने के बाद यह केवल जानवरों या पौधों के नामों की एक साधारण डायरी नहीं रह गई। तो ये क्या बन गई? यह वैज्ञानिक जानकारी का एक बहुत शक्तिशाली पावर हाउस बन गया। इस डेटाबेस ने प्रजातियों की जनसंख्या की स्थिति, उनके भौगोलिक वितरण, उनके प्राकृतिक आवास और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें बचाने के उपाय। हाँ, उन्हें बचाने के लिए आवश्यक संरक्षण उपायों को एक मानकीकृत तरीके से दुनिया के सामने रखा। इस मानकीकरण ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को एक ही वैज्ञानिक भाषा में बात करने का अवसर दिया। एक समान वैज्ञानिक भाषा का होना वाकई जरूरी है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नोट्स में इस रेड सूची के 5 मुख्य उद्देश्यों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। अगर मैं इन्हें जल्दी से बताऊं तो पहला उद्देश्य है विलुप्त होने के जोखिम वाली प्रजातियों की पहचान करना। दूसरा है जैव विविधता संरक्षण के लिए ठोस वैज्ञानिक डेटा प्रदान करना। तीसरा, पर्यावरण नीतियों का मार्गदर्शन करना। चौथा उद्देश्य है समय के साथ जैव विविधता में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करना। और पांचवा, संरक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रजातियों को प्राथमिकता देना। बिल्कुल। ये पांचों चरण एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए लगते हैं। जुड़े हुए हैं क्योंकि ये पांचों चरण हवा में काम नहीं करते। ये एक पूरा चेन रिएक्शन या एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाते हैं। इसे कैसे समझेंगे हम? इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लिया जाए कि किसी जंगल में मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक ये पहचान करेंगे कि क्या वो प्रजाति खतरे में है। ये पहला उद्देश्य हो गया। फिर वे उसकी गिनती करेंगे, उसके आवास का अध्ययन करेंगे और एक ठोस डेटा तैयार करेंगे, जो कि दूसरा उद्देश्य है। बिल्कुल। अब ये डेटा फिर सरकार के पास जाएगा ताकि उस जंगल को सुरक्षित घोषित करने के लिए एक नीति बनाई जा सके। तीसरा उद्देश्य। हाँ, इसके बाद हर साल वैज्ञानिक उस जंगल में जाकर निगरानी करेंगे कि मेंढकों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। ये चौथा हो गया। और पांचवा, अंत में अगर पता चलता है कि मेंढक के साथ साथ वहां का कोई बाघ भी खतरे में है, तो वैज्ञानिक तय करेंगे कि सीमित पैसों और संसाधनों में पहले किसे प्राथमिकता दी जाए,
ये 5वां उद्देश्य है। समझ गया। और पता है, यही वो ढांचा है जिस पर आज पूरी दुनिया के वन्यजीव संरक्षण कानून टिके हैं। ये प्राथमिकता तय करने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे। और शायद यही कारण है कि प्रजातियों को अलग अलग खानों में बांटा गया है। हमारे नोट्स में विलुप्त होने के जोखिम की 9 श्रेणियों का विस्तार से वर्णन है। जब इन 9 श्रेणियों को पढ़ा जाता है तो ये एक स्पेक्ट्रम की तरह दिखाई देता है। बिल्कुल, एक पूरा स्पेक्ट्रम है। जैसे कि विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट, जिसे EX कहते हैं। फिर जंगल में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड या EW। उसके बाद गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड या CR। फिर संकटग्रस्त एंडेंजर्ड EN, सुभेद्य वल्नरेबल VU, संकट के निकट नियर थ्रेटेंड NT, कम चिंताजनक लीस्ट कंसर्न LC, डेटा की कमी डेटा डेफिशिएंट DD, और अंत में मूल्यांकन नहीं किया गया नॉट इवैल्यूएटेड NE। एकदम सही। इसमें मुझे विलुप्त और जंगल में विलुप्त के बीच का अंतर काफी चिंताजनक लगता है। ये स्पेक्ट्रम दरअसल पृथ्वी पर जीवन की वास्तविक स्थिति का आईना है। अगर हम एक छोर पर देखें तो कम चिंताजनक या LC श्रेणी है, जहां इंसान या कौवे जैसी प्रजातियां आती हैं जिनकी आबादी फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन दूसरा छोर बहुत अंधकारमय है। विलुप्त या EX का अर्थ है कि उस प्रजाति का आखिरी सदस्य भी इस दुनिया से जा चुका है, जैसे डोडो पक्षी, जो अब कभी वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल। वहीं जंगल में विलुप्त या EW का मतलब है कि वो प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मतलब जंगलों में अब वो नहीं मिलते। हाँ, अब उसके कुछ गिने चुने सदस्य केवल किसी चिड़ियाघर या प्रयोगशाला की 4 दीवारी के भीतर जीवित हैं। यह स्थिति बताती है कि पारिस्थितिकी तंत्र ने उस प्रजाति के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये तो बहुत ही दुखद स्थिति है। और कोई भी प्रजाति इस स्पेक्ट्रम पर कहाँ खड़ी है, ये उसके वर्तमान स्थिति और भविष्य के खतरों को निर्धारित करता है। हालांकि यह एक स्थिर सूची नहीं है। मतलब ये बदल सकती है। बिल्कुल। संरक्षण के अच्छे प्रयासों से एक प्रजाति सुरक्षित श्रेणी की ओर बढ़ सकती है, या मानवीय लापरवाही से हमेशा के लिए विलुप्त भी हो सकती है। सही बात है। अच्छा, इस स्पेक्ट्रम के बीच में एक बहुत ही खास हिस्सा है जिसे नोट्स में एक डेंजर मीटर के रूप में दर्शाया गया है। हाँ, डेंजर मीटर। इस डेंजर मीटर में 3 मुख्य श्रेणियां हैं। CR यानी अत्यधिक उच्च जोखिम, EN यानी बहुत उच्च जोखिम, और VU जिसका अर्थ है उच्च जोखिम। ये वर्गीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि आखिर केवल इन्हीं 3 श्रेणियों पर इतना विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है। इसे समझने के लिए चिकित्सा विज्ञान के ट्रायज सिस्टम का उदाहरण लिया जा सकता है। ट्रायज वो क्या होता है? जब किसी अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में बहुत सारे घायल मरीज एक साथ आते हैं, तो डॉक्टर हर किसी का इलाज एक ही समय पर नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है। वे सबसे गंभीर मरीजों को पहले चुनते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दुनिया में भी यही कड़वी सच्चाई है। अच्छा। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास हर एक प्रजाति को बचाने के लिए असीमित पैसा, समय या मानव संसाधन नहीं है। बिल्कुल सही, संसाधन तो सीमित ही हैं। इसलिए ये डेंजर मीटर वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को ये कठोर निर्णय लेने में मदद करता है कि सबसे पहले किन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। CR, EN और VU में आने वाली प्रजातियां वो मरीज हैं जिन्हें तुरंत ऑक्सीजन या सर्जरी की आवश्यकता है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है आपने। अब इस डेंजर मीटर में किसी प्रजाति को रखने का आधार क्या होता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। नोट्स में इसके लिए 5 मूल्यांकन मानदंड दिए गए हैं। हाँ, असेसमेंट क्राइटेरिया। शुरुआत मानदंड A और B से होती है। मानदंड A को जनसंख्या में कमी या पॉपुलेशन रिडक्शन बताया गया है, और मानदंड B को भौगोलिक सीमा या ज्योग्राफिक रेंज का सिकुड़ना कहा गया है। बिल्कुल। ये दोनों शब्द सुनने में थोड़े तकनीकी लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जमीनी असर बहुत गहरा है। इन मानदंडों का जमीनी असर वास्तव में बहुत स्पष्ट और मापने योग्य है। अगर हम मानदंड A की बात करें तो ये एक विशिष्ट समय सीमा में आबादी की गिरावट को मापता है। कैसे? मान लिया जाए कि किसी क्षेत्र में गिद्धों की आबादी 1 लाख थी और केवल 10 वर्षों के भीतर ये गिरकर 10,000 रह गई। ये तो 90% की गिरावट है। बिल्कुल। तो वैज्ञानिक इस भारी गिरावट को देखते हुए उसे तुरंत गंभीर रूप से संकटग्रस्त या CR श्रेणी में डाल देंगे, भले ही अभी भी 10,000 गिद्ध बचे हों। क्योंकि उनके गिरने की गति बहुत तेज है। एकदम सही।
वहीं मानदंड बी घर के छिन जाने से जुड़ा है। एक प्रजाति की संख्या शायद ठीक हो, लेकिन उसका जंगल बीच से कट गया हो, या वहाँ कोई खदान बन गई हो। हाँ, या कोई बड़ा हाईवे निकल गया हो। अब वे जानवर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए हैं और एक दूसरे से मिल नहीं सकते। भौगोलिक सीमा का ये सिकुड़ना और खंडित होना उन्हें भविष्य के बहुत बड़े खतरे में डाल देता है। ये तो आबादी में गिरावट और आवास के छिन जाने की बात हुई, लेकिन नोट्स में 3 और दिलचस्प मानदंड है, सी, डी और ई। मानदंड सी परिपक्व व्यक्तियों की छोटी जनसंख्या की बात करता है। मानदंड डी अत्यधिक छोटी या अत्यंत सीमित जनसंख्या को मापता है। और मानदंड ए में क्वांटिटेटिव एनालिसिस का उपयोग करके विलुप्त होने की भविष्यवाणी की बात कही गई है। बिल्कुल। इनमें मानदंड सी का परिपक्व व्यक्तियों पर जोर देना एक अलग ही दृष्टिकोण सामने लाता है। ये दृष्टिकोण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी आबादी में कुल संख्या उतनी मायने नहीं रखती जितनी प्रजनन करने वाले वयस्कों की संख्या। मतलब सिर्फ गिनती से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर किसी प्रजाति में 1000 सदस्य हैं, लेकिन उनमें से 900 बच्चे हैं या बहुत बूढ़े हैं, तो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाले केवल 100 परिपक्व व्यक्ति ही बचे हैं। अच्छा, ये बात है। मानदंड सी इसी नाजुक स्थिति को पकड़ता है और मानदंड डी उस स्थिति को दर्शाता है जहां पूरी दुनिया में किसी प्रजाति के केवल 50 या 100 सदस्य ही बचे हों। तब तो खतरा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ऐसे में कोई एक बीमारी या एक जंगल की आग पूरी प्रजाति को एक झटके में खत्म कर सकती है। बाप रे। और मानदंड ई में जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो तो विज्ञान को एक कदम और आगे ले जाता हुआ महसूस होता है। बिल्कुल। मानदंड ई आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और गणितीय मॉडलिंग का बेहतरीन उपयोग है। इसमें केवल वर्तमान की गिनती नहीं होती, बल्कि भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। वो कैसे करते हैं? वैज्ञानिक जन्म दर, मृत्यु दर, जनन परिवर्तन के डेटा और शिकार के आंकड़ों को एक कंप्यूटर एल्गोरिथम में डालते हैं। ये मॉडल भविष्यवाणी करता है कि यदि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी ही चलती रहीं, तो क्या अगले 50 वर्षों में इस प्रजाति के विलुप्त होने की संभावना 50% या उससे अधिक है। तो ये आपदा आने से पहले ही संरक्षणकर्ताओं को चेतावनी दे देता है। एकदम सही बात है। इन सभी तकनीकी मानदंडों को समझने के बाद जब वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को देखा जाता है तो विषय की गंभीरता और भी स्पष्ट हो जाती है। नोट्स में सीआर श्रेणी के तहत घड़ियाल और अमूर तेंदुआ का उल्लेख है। वहीं संकटग्रस्त या EN श्रेणी में एशियाई हाथी और लाल पांडा जैसे परिचित जानवरों के नाम हैं। यह हैरान करने वाली बात है कि इतने प्रसिद्ध जानवर आज इतने बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। ये हैरानी स्वाभाविक है। अगर हम घड़ियाल का उदाहरण लें तो वो बहुत सटीक है। इसके लंबे और पतले थूथुन के कारण ये मुख्य रूप से नदियों में मछलियां पकड़ने के लिए अनुकूलित है। लेकिन आज हमारी नदियां भारी प्रदूषण का शिकार हैं और जिस रेत पर घड़ियाल अंडे देते हैं उसका बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, जो कि सीधा उनके आवास पर हमला है। बिल्कुल। और अमूर तेंदुआ जो ठंडे बर्फीले इलाकों का जीव है, वो शिकार और जंगलों के कटने के कारण विलुप्ति के कगार पर खड़ा है। और एशियाई हाथी? एशियाई हाथी की कहानी भी कम दुखद नहीं है। हाथियों को विशाल जंगलों की आवश्यकता होती है, लेकिन मानव आबादी के विस्तार ने उनके घरों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। तभी तो हम आए दिन मानव वन्यजीव संघर्ष की खबरें सुनते हैं। हाँ, इन्हीं परिणाम स्वरूप ये संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि संकट केवल इन जीवों पर नहीं है, बल्कि उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर है जिसमें वे निवास करते हैं। इस संकट की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण श्रेणी सुभेद्य या VU प्रजातियों की है। नोट्स में इसके तहत हिम तेंदुआ और ध्रुवीय भालू का उदाहरण दिया गया है। ये दोनों ही प्रजातियां ठंडे और दुर्गम इलाकों में पाई जाती हैं। इसके बावजूद इनका उच्च जोखिम की श्रेणी में आना एक बहुत बड़े वैश्विक बदलाव की ओर इशारा करता है। ये वैश्विक बदलाव मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन का है। इन दोनों प्रजातियों का सुभेद्य श्रेणी में होना इस बात का सीधा प्रमाण है कि ग्लोबल वार्मिंग केवल एक किताबी अवधारणा नहीं रह गई है। इसका असर जमीन पर दिख रहा है। बिल्कुल। ध्रुवीय भालू अपने शिकार विशेष रूप से सील मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, उनके शिकार के मैदान खत्म हो रहे हैं। और हिम तेंदुओं के साथ क्या हो रहा है? हिम तेंदुओं के ऊंचे पहाड़ी आवासों का तापमान भी बढ़ रहा है, जिससे पेड़ पौधों की रेखा, जिसे ट्री लाइन कहते हैं, वो ऊपर खिसक रही हैं और उनके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अवांछित बदलाव आ रहे हैं।
तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। ये प्रजातियां अपने आप में एक जीवित अलार्म है कि मानवीय गतिविधियों का प्रभाव दुनिया के सबसे दूरस्थ और ठंडे कोनों तक भी पहुंच चुका है। इतनी सारी जानकारी का इतना बड़ा और जटिल जाल सदियों से कैसे प्रबंधित किया जा रहा होगा, ये सोचना काफी दिलचस्प है। नोट्स में एक बहुत ही रोचक बदलाव का जिक्र है, भौतिक पुस्तक का डिजिटल डेटाबेस में बदलना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। ये कल्पना की जा सकती है कि दशकों पहले ये सचमुच एक लाल रंग की मोटी छपी हुई किताब होती होगी, जिसे अपडेट करने में वर्षों लग जाते होंगे। लेकिन आज ये एक आधुनिक, गतिशील ऑनलाइन डेटाबेस बन चुका है। तकनीक के इस उपयोग ने वास्तव में संरक्षण विज्ञान की गति और प्रभावशीलता को पूरी तरह से बदल दिया है। पुरानी छपी हुई किताबों के दौर में जब तक नई जानकारी प्रिंट होकर दुनिया भर के शोधकर्ताओं तक पहुंचती थी, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती। बिल्कुल, स्थिति और भी खराब हो चुकी होती थी। लेकिन आज एक डिजिटल डेटाबेस के कारण अगर अमेज़न के जंगलों में या हमारे पश्चिमी घाट में किसी प्रजाति की स्थिति अचानक बदलती है, तो वैज्ञानिक उस जानकारी को रियल टाइम में अपडेट कर सकते हैं, जिससे सबको तुरंत पता चल जाता है। हाँ, दुनिया भर की नीति निर्माताओं, कस्टम अधिकारियों और शोधकर्ताओं के पास तुरंत सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी उपलब्ध होती है। ये त्वरित संचार अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने और आपातकालीन संरक्षण नीतियां लागू करने में एक बहुत बड़ा हथियार साबित होता है। नीतियों और कानूनों की बात करें तो नोट्स में वैश्विक जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना एक प्रमुख विषय है। इसमें एक शब्द बहुत ध्यान खींचता है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या EIA। EIA। ये स्पष्ट है कि ये रेड सूची केवल प्रजातियों की गिनती के लिए नहीं है, बल्कि ये लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करने, संरक्षण की योजना बनाने और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में भी बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। इस पूरी प्रक्रिया में ये EIA वास्तव में कैसे काम करता है? पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या EIA आधुनिक पर्यावरण कानूनों का एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। इसे जमीन पर लागू होते हुए देखने के लिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। ठीक है। मान लिया जाए कि कोई बड़ी कंपनी किसी जंगल के बीच से एक नया रेलवे ट्रैक बिछाना चाहती है या वहां कोयले की खदान शुरू करना चाहती है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार उन्हें तुरंत अनुमति नहीं देती। पहले उस पूरे क्षेत्र का EIA किया जाता है। वैज्ञानिक वहां जाकर सर्वे करते हैं और प्राप्त डेटा का मिलान सीधे IUCN रेड लिस्ट से करते हैं। रेड लिस्ट सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों को ये प्रोजेक्ट रोकने या उसका रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर देती है। ये तो बहुत ही ताकतवर टूल है ना? इस प्रकार ये डेटाबेस प्रकृति की वकालत करने के लिए दुनिया के सबसे मजबूत कानूनी और वैज्ञानिक तर्कों में से एक बन जाता है। इस डेटाबेस की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि CSIR नेट जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं में इस पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। बिल्कुल। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि जीवन विज्ञान के इकाई 10 या इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में रेड सूची की श्रेणियों और संकटग्रस्त प्रजातियों पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट्स में एक बहुत ही सटीक उदाहरण प्रश्न दिया गया है। किस श्रेणी में विलुप्त होने के अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना करने वाली प्रजातियां शामिल हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना तब बहुत आसान हो जाता है जब कोई विद्यार्थी उस स्पेक्ट्रम और डेंजर मीटर के वैज्ञानिक अर्थ को गहराई से समझ लेता है, जैसे कि हमने अभी चर्चा की। बिल्कुल। इसका तार्किक उत्तर गंभीर रूप से संकटग्रस्त या क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR है। परीक्षा बनाने वाले विशेषज्ञ अक्सर इसी स्पष्टता को परखना चाहते हैं कि क्या एक विद्यार्थी उच्च जोखिम, बहुत उच्च जोखिम और अत्यधिक उच्च जोखिम के बीच के तकनीकी अंतर को समझता है या नहीं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे काम करने वाले मानदंड A, B, C, D और E की समझ है। हालांकि इतनी शानदार और व्यापक प्रणाली होने के बावजूद नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी गई है, या डेटा की सीमाओं को समझने के बारे में है, जो कि बहुत जरूरी है। इस प्रणाली की कुछ कमियां भी उजागर की गई हैं। यह चिंताजनक है कि कई प्रजातियों का तो आज तक मूल्यांकन ही नहीं किया गया है, और दुर्लभ या नई खोजी गई प्रजातियों के लिए अक्सर डेटा की कमी या डेटा डेफिशिएंट की स्थिति बनी रहती है। विज्ञान में आलोचनात्मक सोच का होना बहुत आवश्यक है, और ये बिंदु उसी दिशा में ले जाता है। ये पूरा मूल्यांकन पूरी तरह से विश्वसनीय जनसंख्या और आवास डेटा पर निर्भर करता है। अगर डेटा ही नहीं है तो मूल्यांकन कैसे होगा? सही कहा। डेटा की कमी या मूल्यांकन नहीं किया गया का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो प्रजाति सुरक्षित है। तो इसका क्या अर्थ है?
इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे पास ये तय करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है कि वो खतरे में है या नहीं। समुद्र की गहराइयों में या घने वर्षावनों में रहने वाले न जाने कितने ऐसे जीव होंगे जो शायद गंभीर रूप से संकटग्रस्त हों। लेकिन हमारे लिए वे केवल डेटा की कमी वाले बॉक्स में पड़े हैं। बिल्कुल। ये सीमा वैज्ञानिकों को ये याद दिलाती है कि अनुसंधान और क्षेत्र कार्यों को और अधिक तेज करने की जरूरत है। इन सभी तथ्यों, मापदंडों और सीमाओं को इतने आधिकारिक रूप से प्रस्तुत करने के पीछे मजबूत वैज्ञानिक संदर्भों का हाथ है। नोट्स के अंत में शैक्षणिक संदर्भों का उल्लेख है। इसमें IUCN गाइडलाइंस, प्रिमैक की एसेंशियल्स ऑफ कंजर्वेशन बायोलॉजी, सिंह एटायल की इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन और ग्रूम एटायल जैसे प्रतिष्ठित स्रोतों का जिक्र किया गया है। इन संदर्भों की उपस्थिति ये साबित करती है कि ये संरक्षण विज्ञान हवा में बातें नहीं करता। ये दशकों के कठोर शोध, दुनिया भर के जंगलों में किए गए अथक क्षेत्र कार्य और वैज्ञानिक समुदाय के भीतर हुई गहरी पीयर रिव्यू प्रक्रिया का परिणाम है, जो इसे इतना प्रामाणिक बनाता है। बिल्कुल। मजबूत वैज्ञानिक आधार और इन प्रसिद्ध जीव विज्ञानियों के कार्य ही इन संरक्षण नीतियों को दुनिया भर की सरकारों, नीति निर्माताओं और अदालतों के सामने इतना विश्वसनीय बनाते हैं। या परीक्षा के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यह इस पूरी पृथ्वी के जीवन को बचाने के लिए काम कर रहा एक वैश्विक अलार्म सिस्टम है। ये डेटाबेस एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है जो मानवता को यह बता रहा है कि कौन सी प्रजातियां हमारे बीच से हमेशा के लिए गायब होने के कगार पर खड़ी हैं और उन्हें वापस सुरक्षित स्थिति में लाने के लिए हमें कितनी तेजी से और किस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जैसा कि हमने डेटाबेस की सीमाओं पर बात की कि कई प्रजातियों का मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ है और दुर्लभ प्रजातियों का डेटा अपर्याप्त है, तो जरा सोचिए कितनी ऐसी प्रजातियां होंगी जो विज्ञान द्वारा खोजे जाने या उनका नाम रखे जाने से पहले ही हमेशा के लिए विलुप्त हो रही हैं। ये तो बहुत ही डरावना विचार है। क्या हमारा ये खतरे का मीटर वास्तविकता से बहुत पीछे चल रहा है और क्या हम अनजाने में उस जैव विविधता को खो रहे हैं जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर विज्ञान प्रेमी और पृथ्वी के नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। खैर, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।